हेलो ऑल ऑफ यू। डे 89। प्रीवियस सेशन में हम लोग ने फाइनल अकाउंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 23 तक किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। और हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 24। On 31st March 2020, the trial balance of Mr. White were as follows. स्टॉक ऑन 1st of April 2019। अब इन्होंने ओपनिंग स्टॉक अपने को दे रखा है। रॉ मटेरियल 21,000, वर्क इन प्रोग्रेस 9,500, फिनिश गुड्स 15,500, सन्ड्री डेटर्स 24,000, कैरेज ऑन परचेज 1,500, बिल्स रिसीवेबल 15,000, वेजेस 13,000, salaries 10,000, telephone, postage, etc. 1,000, repairs to office furniture 350, for cash at bank 17,000, office furniture 10,000, repairs to plant 1,100, purchases 85,000, plant and machinery 70,000, then rent 6,000, lighting 1,350, general expense 1,500. Now credit balances: sundry creditor 15,000, bills payable 7,500, sale of scrap 2,500, commission received 450, provision for doubtful debt 1,650, capital account 1 lakh, sales 1,67,200, bank overdraft 8,500. Now the following additional information is available. Stock on 31st March 2020 where अब यहाँ पे closing stock दे रखा है अपने को। रॉ मटेरियल 16,200, फिनिश गुड्स 18,100, सेमी फिनिश गुड्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज 7,800, सैलरीज एंड वेजेस सॉरी unpaid for March 2020 were respectively rupees 900 and rupees 2,000 and rupees 2,000. Machinery is depreciated, is to be depreciated, यहाँ full stop आना चाहिए था. Machinery is to be depreciated by 10%, office furniture by 1/2 मतलब 7.5, 1/2 is half, okay, 7.5%. Provision for doubtful debt is to be maintained at 1% of sales. Office premises occupy 1/4 of total area. Lighting is to be charged. अब देखो इसको समझना। अब यहाँ पे रेंट जैसे दिया तो इसमें बच्चे 1/4 वो ऑफिस एरिया है। 1/4 क्या है आपका? ऑफिस एरिया, उसने क्वेश्चन में बोला ये। तो यहाँ पे 1/4 ऑफिस एरिया दैट विल गो टू P&L अकाउंट एंड 3/4 विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, उसके बाद वो कहता है आपसे कि लाइटिंग इज टू बी चार्ज 2/3 टू फैक्ट्री, 1/3 टू ऑफिस। अब लाइटिंग एक्सपेंसेस ने स्पेसिफाई किया है कि इसमें से 2/3 जो रहेगा आपका, 2/3 इज फॉर फैक्ट्री। तो 2/3 आपका जो रहेगा, 2/3 जो आपका रहेगा दैट इज फॉर फैक्ट्री, और 1/3 जो रहेगा वो आपको किससे का? ऑफिस के लिए। ऑफिस मीन्स इट विल गो टू P&L अकाउंट। तो फैक्ट्री का इट विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ऑफिस इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रिलेटिंग टू 31st मार्च 2020। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग P&L, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, सारी चीजें बनाना है। सब ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर 203। Okay. In the books of Mr. White, manufacturing account for the year ended 31st March 2020 इसको ड्रॉ करिए आप 12 लाइन के अराउंड।
उसके बाद फिर ट्रेडिंग अकाउंट, देन पीएनएल अकाउंट। आप ट्रेडिंग पीएनएल साथ में भी बना सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो उसको। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020। इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5। आप चाहो तो ट्रेडिंग पीएनएल साथ में भी बना सकते हो। ओके, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट साथ में भी बना सकते हैं आप। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ओके, इसे भी ड्रॉ कर रहा 10-12 लाइन का, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बल्कि कम हो गया है। 10-12 लाइन का अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, पीएनएल अकाउंट 10-12 लाइन का ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020। इसको भी ड्रॉ करेंगे 12-15 लाइन का, और हाफ पेज रहे ऐसा आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ओके, ड्रॉ किया आपने इतना। सिंपल क्वेश्चन है, बस ख्याल रखेंगे जिसमें एडजस्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पे उसने कहा सैलरीज में है, वेजेस में, इसको ख्याल रखना आपने। सैलरीज, वेजेस और फिर डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे। ठीक है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ठीक है, लाइटिंग और प्रीमाइसिस का रेंटल एरिया, ठीक है, तो कर, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये चीज़ ख्याल होगी, कल भी हम लोगों ने डिस्कस की थी बच्चों कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसमें रॉ मटेरियल WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, फिनिश गुड्स का कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे। सो ये रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक है आपका 21,000 और WIP का 9,500। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओके, ऑफ WIP। जस्ट 1 मिनट। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वो कितना अमाउंट है आपका, वो है आपका 9,500। रॉ मटेरियल मैं लिख रहा हूँ, उसे नीचे लिखना है आपको। ओके,
तो उसको आप लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें आप लिखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आएगा, उसमें ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था आपका 21,000, 21,000। ओके, 21,000। ओके, उसके बाद है आपका फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 9,000, सॉरी 15,500। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है, वो आपका 15,500, 15,500। ओके, उसके बाद सन्ड्री डेटस एसेट साइड में आप लिखेंगे 24,000 रुपये। उसमें प्रोविजन का आपको क्वेश्चन में कहा है, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे सन्ड्री डेटस को आप। सन्ड्री डेटस वो है आपका 24,000, 24। ओके, कैरेज ऑन परचेज 1,500, तो आप इसको लिखो टू कैरेज ऑन परचेज 1,500। ओके, कैरेज ऑन परचेज 1,500। उसके बाद है आपका बिल्स रिसीवेबल एसेट, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे आप। ये कैरेज ऑन परचेज क्यों आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखे, क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। जब आप परचेज करके ला रहे थे रॉ मटेरियल, उस वक्त आपका खर्चा हुआ। ओके, 1,500। ओके, अब बिल्स रिसीवेबल, इसको आप यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स में ना एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आएगा, तो एक अगर आप नीचे लिखे तो एक लाइन के स्पेस रखना बस। बिल्स रिसीवेबल 15,000, 15,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है आपका वेजेस, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप पे वेजेस लिखेंगे 13,000 रुपये। तो कैरेज ऑन परचेज के नीचे इसमें वेजेस पे एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखना आप वेजेस 13,000 रुपीज, 13,000 रुपये। ओके, उसके बाद सैलरीज, उसको भी आप पीएनएल में, इसको पीएनएल में डेबिट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 10,000 रुपये। सो पीएनएल में आप लिखेंगे टू सैलरीज, इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है 10,000। उसके बाद दिया टेलीफोन पोस्टेज 1,000 रुपीज, एक लाइन के स्पेस रखना है यहाँ पे, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है ना, आउटस्टैंडिंग है कुछ, तो यहाँ पे टू टेलीफोन एंड पोस्टेज, कितना अमाउंट है वो आपका 1,000 रुपीज। उसके बाद है आपका रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर ये रिपेयर्स के मशीनरी का नहीं, मशीनरी का रहता तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग इसको लिखते, तो यहाँ पे दिया रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 350, तो ये पीएनएल में आएगा आपका टू रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, दैट इज 350। उसके बाद ये कैश एट बैंक की आपकी एसेट है 17,000, तो बैलेंस शीट में आप लिखेंगे ओके। बिल्स रिसीवेबल के बाद आपका भी स्पेस रखना, तो नीचे में यहाँ पे लिखना क्लोजिंग, सॉरी कैश एट बैंक 17,000 रुपीज। उसके बाद ये ऑफिस फर्नीचर 10,000, ऑफिस फर्नीचर इस पे भी कुछ डेप्रिसिएशन है ना शायद,
ऑफिस फर्नीचर पे भी था, ठीक है 7.5, इस पे भी एडजस्टमेंट है। तो आप यहाँ पे पहले देखो ऑफिस फर्नीचर इनर कॉलम, 10,000 रुपीज। ओके, उसके बाद है फिर रिपेयर्स टू प्लांट। अब इसको अच्छे से समझ, अब रिपेयर्स टू किसको बोला उसने, प्लांट को बोला। प्लांट किस में यूज होता है, प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये वाला रिपेयर्स कहाँ जाएगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो वेजेस का एक लाइन का स्पेस रखना, फिर लिखना रिपेयर्स टू प्लांट 1,100। उसके बाद है परचेज कितना, 85,000। तो फिर यहाँ पे आपने परचेज ये देखिए 85,000। ओके 85,000 परचेज, देखो वहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम में, ओके 85,000। आप यही मानोगे परचेज रॉ मटेरियल करा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 70,000, बैलेंस शीट में आप लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ऑफिस फर्नीचर का एक लाइन का स्पेस, प्लांट एंड मशीनरी 70,000। ओके, उसके बाद है रेंट। रेंट है आपका 6,000 रुपये, लेकिन 1/4 विल गो टू P&L अकाउंट एंड 3/4 विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है आपसे कि ऑफिस प्रीमाइज ओके 1/4 ऑफ टोटल है, जो टोटल एरिया था उसका 1/4 ऑफिस ने ऑक्यूपाई करा, मतलब 3/4 मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो टोटल आपका यहाँ पे रेंट कितना है, 6,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वहां पे लिखेंगे टू रेंट, 6,000 रुपये टोटल है, उसका 1/4 ऑफिस एक्सपेंस के लिए, तो 3/4 किसके लिए लगेगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग, दैट कम 4,500। ठीक है, इसका डबल इफेक्ट मत देना, एडजस्टमेंट नहीं, बाइफर्केशन है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको बाइफरगेट कर रहे हैं अपन। तो 3/4 विल कम टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और 1/4 विल कम टू P&L अकाउंट। तो यहाँ पे लिखो टू रेंट 6,000 का 1/4, वो हो गया आपका 1,500। हाउ मच, 1,500। ओके, उसके बाद है आपका लाइटिंग के बारे में भी उसने कहा है कि लाइटिंग 2/3 विल बी फॉर फैक्ट्री, 1/3 फॉर ऑफिस। तो 2/3 फिर भी 2/3 विल बी फॉर 2/3 विल बी फॉर फैक्ट्री ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे, वहां पे लिखेंगे आप टू लाइटिंग। कितना है लाइटिंग का खर्चा भाई, 1350। 1350 का 2/3 फैक्ट्री में यूज हुआ, 1350 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, 900 रुपये आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और बचा हुआ कहाँ जाएगा आपका P&L अकाउंट में, वहां पर आप लिखो लाइटिंग 1350 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो वो आ रहा है आपका कितना, 450। 450, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस कितना है आपका 1,500। तो इसको आप जाएंगे, ठीक है, लाइटिंग आपने लिखे, वहाँ पे P&L अकाउंट में टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऐसा बताया क्या उसने अपने को, नहीं, 1,500। ओके, P&L। अब से क्रेडिट बैलेंसेस देखें, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी और फिर बिल्स, सन्ड्री क्रेडिटर 15,000, बिल्स पेबल 7,500। तो आप ये बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी, बिल्स पेबल है आपका 7,500, 7,500। उसके बाद दिया इसने स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। अब इसको थोड़ा समझना, सेल ऑफ स्क्रैप है आपका 2,500। तो जो सेल ऑफ स्क्रैप होता है ये इनकम होता है, व्हाट इज स्क्रैप, जो खराब चीजें पड़ी हुई है, भाई खराब हो गया मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, टूटे बूटे टुकड़े उकड़े कुछ निकले, फेंको, इसको स्क्रैप बोलते हैं। अब स्क्रैप इसको बेचे आपने, स्क्रैप बेचे, वो 2,500 में बिका, तो ये इनकम हो गई। तो अब आप सोचेंगे सर ट्रेडिंग के में क्रेडिट करूँ कि P&L में क्रेडिट, ना ही ट्रेडिंग में क्रेडिट ना ही P&L में क्रेडिट। ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आप बताते हैं, क्योंकि
ये एक्चुअल सेल फिनिश गुड्स का सेल नहीं है ना, ये तो स्क्रैप है, कचरा था। तो भाई जब अपन मैन्युफैक्चर कर रहे थे, होता है ना कुछ चीज टूटी फूटी निकल जाए, टूटी फूटी कुछ कचरा निकल जाता है, कुछ कटिंग वटिंग में छोटे बड़े टुकड़े रहते, वो आपने बेच दिए स्क्रैप को, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करती है। एस टू बी यही कह रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को क्या करेगी, आप इसको कम करेगी। तो 2500, तो ये आपने जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रखे हो ना, उसमें क्रेडिट साइड में लिखो बाय सेल ऑफ स्क्रैप 2500। तो सेल ऑफ स्क्रैप आपका कितना, 2500। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जो बैलेंस आता है ना, वो खुद ब खुद ही 2500 से कम हो जाएगा आपका। ओके, सेल ऑफ स्क्रैप हाउ मच, 2500। उसके बाद है आपका कमीशन रिसिप्ट, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम, इट विल गो पी एन एल अकाउंट पे। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में, सेल ऑफ फिनिश गुड्स विल कम इन पी एन एल, विल सॉरी, सेल ऑफ फिनिश गुड विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब पी एन एल में एक लाइन के स्पेस रखना, वो आप ग्रॉस प्रॉफिट वहां से लाएंगे, तो यहाँ पे बाय कमीशन 450, कमीशन 450। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब इसका अपन अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट, 3-4 लाइन का। फिर यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस, ओके, ये जो था या बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो था आपका 1650 टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब हम उसके बात करें कितना मेंटेन करना है उसको। तो ओपनिंग बैलेंस है 1650, ओके। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट 1 लाख। सो बैलेंस शीट में आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद है सेल्स 1,67,200। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट को जब फिनिश गुड सेल होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट को आपको क्रेडिट करना। सेल्स 1,67,200, ओके। उसके बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में 8,500। सो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक बैंक ओवरड्राफ्ट 8,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 8,500। उसके बाद सारे आइटम ट्रायल बैलेंस के लिख लिए। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में आना, अभी क्लोजिंग स्टॉक है तो इसकी क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट देना है सारे एडजस्टमेंट। ये देखो, इसको कंफ्यूज मत होना, थर्ड और फोर्थ को बोलेंगे सर डबल डबल इफेक्ट नहीं दिया आपने। अरे भाई डबल इफेक्ट क्यों नहीं दिए, वो आपको एक्चुअल में एडजस्टमेंट में इन्फॉर्मेशन थी, आपको कि बाइफर्गेशन की इन्फॉर्मेशन बस थी। तो ऐसा नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करे, रिकॉर्ड कर। ट्रायल बैलेंस में तो आपको रेंट दिख रहा है ना, ट्रायल बेस में लाइटिंग एक्सपेंस दिख रहा है, मतलब उसको रिकॉर्ड करें हमने, जब भी तो ट्रायल बेस में दिख रहा है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन थी बायोफर्गेशन करने की, ओके। अब सिर्फ दो एडजस्टमेंट अपना, पहला क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले सारी की सारी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड, ये आप एसेट साइड में देखेंगे स्टॉक। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे। कुछ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट होगा, कौन सा, WIP वाला। फिनिश गुड्स वाला किसको क्रेडिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट होगा। और रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल कंज्यूम जब निकालते हैं उसमें से माइनस करा जाएगा, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो एसेट साइड में जाकर आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक बिल्स रिसीवेबल के नीचे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना आपका 16,200। उसके बाद है फिनिश गुड्स 18,100। फिर है WIP, ठीक है, 18,100। उसके बाद है फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस।
वो है आपका 7,800। तो टोटल हो गई आपके बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की। टोटल करेंगे इसको 16,200, 18,100 और 7,800। तो ये हो गया 42,100। 42,100 ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को सब मत क्रिएट करो, फिनिश गुड्स आएगा एक एक करके। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आप यहाँ क्रिएट करो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट में लिखोगे फिनिश गुड्स। 18,100 था फिनिश गुड्स, और आपका रॉ मटेरियल 16,200। तो यहाँ पे आप 16,200 माइनस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका WIP का आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वो था आपका 7,800। ये भी आप देख लो आउटर कॉलम पे कितना आ रहा है रॉ मटेरियल का। 21,000 ओपनिंग, 85 परचेज माइनस 16,200, तो 89,800, 89,800। ओके डन। अब इसके बाद यहाँ पे इतना देखिए 89 हो गया। और उसके सेकंड यहाँ पे सैलरी वो कह रहा है आपसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक एक करके आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 900। तो क्या एंट्री पास करते, कई बार हो गई ये बातें तो अब करना भी नीचे आप, तो फटाफट आपने बोले सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंक्रीज इन एक्सपेंस इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कितना 900 रुपये। तो सैलरी आपने P&L में लिख रखे हो ना, उसमें ऐड करेंगे आप, ऐड आउटस्टैंडिंग नौ सौ। तो ये आ जाएगा आपका 10,900 आउटर कॉलम भी, एक इफेक्ट हुआ 900 का, सैलरी को आपने डेबिट किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी 900। अब वहां पे उसने अपने से वेजेस के बारे में कहा था कि वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है 2,000 के। तो सेम एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक है। तो वेजेस आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखे, तो वहां पर आप देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वेजेस लिखे, उसमें ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो है आपका 2,000। तो ये आ गया आपका 15,000 रुपये। ओके, सो वेजेस में आप 2,000 ऐड करेंगे तो आ गया आपका 15,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपीज। ओके सिंपल, आउटस्टैंडिंग वेजेस हाउ मच 2,000। उसके बाद है फिर यहाँ पे दे रखा उसने मशीनरी, मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर 7.5%। तो यू नो इट। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन में गड़बड़ नहीं करना, फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर है तो उसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा आपका P&L अकाउंट में, एक एक करके पहले लिखो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन @7.5%। 10,000 का 7.5% आएगा 750। तो आउटर कॉलम पे आएगा 9,250, 9,250। तो 750 जो था आपका वो आपका डेप्रिसिएशन, लेकिन अब वो कहाँ जाएगा आपका P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके डेप्रिसिएशन फॉर 750। अब मगर डेप्रिसिएशन जो जो डेप्रिसिएशन बेटा यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे रहेगा वो P&L में नहीं जाएगा, इस पे 10% बोला, वो P&L पे डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा। आप बोलेंगे क्यों नहीं जाएगा सर, फर्नीचर का तो आपने अभी डेप्रिसिएशन लेके गए ना P&L अकाउंट में, इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन है आपका 7,000 रुपये का, ये डेप्रिसिएशन जो आपका 70,000 पे जो 10% लगा है 7,000 रुपये का, ये डेप्रिसिएशन P&L में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए यूज हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रही कोई चीज तो उसका डेप्रिसिएशन विल गो इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये 7,000 रुपये डेप्रिसिएशन जो आया है आपका 10%, वो आपका कहाँ जाएगा
मैन्युफैक्चरिंग। और फर्नीचर का क्यों नहीं किया, क्योंकि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं होता है। कल बताया था आपको जब थ्योरी में इसकी डिस्कस कर रहे थे। तो ये डेप्रिसिएशन जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, आप वहां लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹7,000। ओके, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हाउ मच, ₹7,000। देन प्रोविजन आपने को कितना मेंटेन करना है, 1% मेंटेन करना है। सेल्स का बोला, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे डेटर्स का मत लेना। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला किसका, सेल्स का, तो गड़बड़ नहीं करना, सेल्स का बोला 1% मेंटेन करना है। तो सेल्स कितना हुआ अपना, यहाँ पे देखेंगे आप, सेल्स हुआ आपका 1,67,200। तो आप यहाँ पे जाएंगे, अपने को इतना मेंटेन करना है। सो 1,67,200 का 1%, तो इट विल कम 1,672। ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसका ये मत बोलना कि सर डबल इफेक्ट, इसके दो इफेक्ट देना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखना चाहिए, लेकिन ये किससे बिलोंग करता है, आपका सेल्स डेटर से रिलेटेड। तो इसीलिए अपन इसको डेटर्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये जो आपका बैलेंस यहाँ पर आ रहा है 1,672, ये यहाँ पर इसमें से माइनस हो जाएगा। सो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अब नॉर्मली क्या होता है बच्चों, ये इसी के ऊपर बनता है, जो आपका डेटर्स रहता है ना उसके ऊपर नॉर्मली प्रोविजन बनता है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला ऑन सेल्स है ना, ये किसके ऊपर बोला, स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन, किस पे बोला, स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन टू मेंटेन प्रोविजन ऑन सेल्स, therefore 1% ऑफ ₹1,67,200। इसको ख्याल रखना, स्पेसिफिकली बोला सेल्स के ऊपर। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 1,672 है। ओके, सो 1,672, तो 24,000 में से 1,672 माइनस करो तो आता है आपका 22,328, 22,328। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रोविजन था कितना, शुरुआत में था हमारा, शुरुआत में प्रोविजन था 1,650 से, वो बोलता है मेंटेन होना चाहिए हमारा 1,672। मतलब अभी हमको और क्रिएट करना पड़ेगा, कितने से क्रिएट करना पड़ेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का डिफरेंस हमको मेंटेन करना है 1,672, और मेंटेन करा हुआ है 1,650, तो 22 रुपए से और बनाना पड़ेगा अपने को। तो इसकी क्या एंट्री पास होती है बच्चों, ये जो 22 की एंट्री क्या पास होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, टू प्रोविजन अकाउंट 22। तो इसके डबल इफेक्ट होंगे। तो ये बैलेंस नहीं हुआ, ये डबल, इसके डबल इफेक्ट होंगे। ये एक इफेक्ट आपने प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करे, दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे 22। ओके, सो आप पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये फिगर है आपकी वर्किंग नोट नंबर 1 से 22। ओके, तो ये दो इफेक्ट हम लोग ने यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे अगर देखो तो सारे एडजस्टमेंट का वो हमने प्रीमाइसिस का और उसका लाइटिंग हो गया। तो अब एक एक करके पहले आप कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा इसका, अरे just this one। ओके, सब आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
9,500 प्लस 89,800 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 1100 प्लस 4,500 प्लस 900 प्लस 7,000 1,29,300 300 माइनस 2,500 माइनस 7,800 1,19,000 बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर transferred to ट्रेडिंग अकाउंट 1,19,000। सो आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक लाख 19,000। अब टोटल करेंगे आप और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 167,200 प्लस 18,100 1,85,000 300 माइनस 15,500 माइनस 1,19,000 तो 50,800 टू ग्रॉस प्रॉफिट 50,800। ओके, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आप पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,800 प्लस 450 तो ये टोटल आपका 51,250 माइनस 10,900 माइनस 1,000 माइनस 350 माइनस 1,500 माइनस 450 माइनस 1,500 माइनस 750 माइनस 22 34,778। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 34,778 ये किसको देंगे? ओनर को। ओनर का कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? ओनर का होता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो इसका आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एड नेट प्रॉफिट 34,778 1,34,778 टोटल करेंगे आप बैलेंस शीट की। ये आपका 1,68,678 1,68,678। देखो एसेट साइड की आ रही कि नहीं? 9,250 प्लस 63 प्लस 22,328 प्लस 15,000 प्लस 42,100 प्लस 17,000 168,678। ओके, सो अभी देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो अपने को, और पूछ भी रहे इंस्टीट्यूट, अभी रिसेंट अटेम्प्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत पूछ रहे इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस प्रॉपर कर रहे हैं, और अगर एग्जाम में आए तो वो भी क्वेश्चंस हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं। हर चीज़ करें, बस आपको जो बुक आपके पास है ना, वो बुक आपको पूरी करना है। इसके बाद अभी बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मुझे पढ़ाना है आपको, जो 3 चैप्टर है, तो वो आपको बुक बराबर पूरी बस पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए।
Mr. Pankaj runs a factory which produces motor spares of export quality. The following details are obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31st March 2020. WIP opening है 3,90,000, closing 5,07,000, रॉ मटेरियल परचेज 12,10,000, ओपनिंग 3,02,000, क्लोजिंग 3,10,000, रिटर्न हुए कुछ आपके, ठीक है, ओके, दैट इज 18,000 के वो आपके गुड्स परचेज जो आपने की थी रिटर्न की, इट्स परचेज रिटर्न 18,000। अब इसमें करेक्शन करेंगे आप यहाँ पे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, करेक्शन करेंगे आपके नोट्स में, ये है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी क्या चीज होती है मैं इस पर बात करूंगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, और ये अमाउंट आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे 16,000, नॉट 48, 16,000 है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000, और फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है वहाँ पे वेजेस 2,10,000 डायरेक्ट है, फिर इनडायरेक्ट वेजेस 48,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1,30,000, फिर उसके बाद दूसरे खर्चे आपको दिए हुए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,30,000, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 40,000, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 60,000, बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस 20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। तो अपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसने यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो आप ड्रॉ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 204। In the books of Mr. Pankaj, manufacturing account for the year ended 31st March 2020। ओके, अराउंड हाफ पेज के इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे आप। ओके, 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 ड्रॉ किया आपने, और वन बाय वन लिखते जाएंगे। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिया WIP का 3,90,000, सो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस 3,90,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया WIP का 5,07,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 5,07,000। उसके बाद है रॉ मटेरियल परचेजेस, फिर ओपनिंग क्लोजिंग, तो पहले आप यहाँ पे लिख लो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस लेस, यहाँ पे परचेज रिटर्न भी है,
परचेज रिटर्न भी है तो उसको भी माइनस होगा और लेस फिर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज कितना आपका 12,10,000। 12,10,000। उसके बाद ओपनिंग कितना 3,02,000। तो 3,02,000 ओपनिंग है। फिर है क्लोजिंग 3,10,000। तो क्लोजिंग यहाँ पे 3,10,000 इसमें से माइनस होगा और गुड्स जो रिटर्न हुए थे वो आपके 18,000 रुपये। तो यहाँ पर आप लिखोगे 18,000 रुपये का परचेज रिटर्न है। अब इसके पहले फिगर आउटर कॉलम पे लिखो, फिर वो क्या है इनडायरेक्ट मटेरियल उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप पहले जो अभी जितना लिखो उसको कैलकुलेट करेंगे आप। तो यहाँ पे 3,02,000 प्लस 12,10,000 माइनस 18,000 माइनस 3,10,000। तो ये वो आपका 11,84,000। उसके 11,84,000। अब उसके बाद देखो ये इनडायरेक्ट आपका जो मटेरियल है 16,000 वो इसमें मत लिखना, ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वो कहता है। इनडायरेक्ट जो रहता है ना आपका इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसमें वो नहीं रहता है वो मटेरियल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त सपोज हमने ग्लव्स खरीदे, अब वो डिस्पोजल, अब आपने ग्लव्स पहने उसको उतार के फेंक दिए, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त उसकी जरूरत जरूर पड़ी ग्लव्स पहनने की, लेकिन वो आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसको निकाले, यूज करे, निकाल के फेंक दिया उसको। कोई फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें वो ग्लव्स यूज हो रहा है क्या? नहीं। तो दिस इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो उसको अलग से आप यहाँ पे बताते, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है आपका उसको आप यहाँ पे लिखो टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो उसमें ये आ गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल वो कितना आपका 16,000, 16,000 रुपये। ओके। उसके बाद है फिर आपको वेजेस डायरेक्ट 2,10,000। तो एक काम रख करना यहाँ पे 1 2 3 4 6 एक लाइन का स्पेस रखना, ठीक है। कितने लाइन का स्पेस रखेंगे? 5 6 लाइन का स्पेस रखना। ओके। फिर लिखना वहां पे 2, 5 एक लाइन का सिर्फ स्पेस रखना आपने, ठीक है। 2, फिर आपका डायरेक्ट वेजेस वो दिया आपको 2,10,000 रुपये। डायरेक्ट वेजेस कितना आपका? 2,10,000 रुपये। उसके बाद ये इनडायरेक्ट वेजेस 48,000। तो ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस वो आपको दिए 48,000, 48,000। फिर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 1,30,000। टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ओके, डायरेक्ट रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन वो है आपका 1,30,000, 1,30,000। फिर यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है सब, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है आपको, है ना, 2,30,000। तो यहाँ पे लिखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,30,000। उसके बाद है डेप्रिसिएशन फैक्ट्री शेड 40,000, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड वो है आपका 40,000। उसके बाद है फिर आपका डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 60,000। प्लांट एंड मशीनरी भी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। फैक्ट्री शेड है, फैक्ट्री शेड है, वहां पर ही आपका मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह रहती, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो है आपका 60,000। उसके बाद फिर बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, आपको पता था बाय प्रोडक्ट एनआरवी पे आप रिकॉर्ड करते,
बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, ब्रैकेट में लिख लो 20,000, और उसको अपन किस में से माइनस, कॉस्ट में से माइनस करते हैं, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट ही तो लिखा आपने सारी, आपने क्रिएट करे 20 है तो बराबर उतने से माइनस होगी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो हमने सारे आइटम यहाँ पे लिख लिए। अब आप क्या करोगे, टोटल करेंगे। सो ये टोटल यहाँ पे 3,90,000 प्लस 11,84,000 प्लस 16,000 प्लस 48, 2,30,000 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 2,10,000 प्लस 1,30,000, तो ये आपका 23,08,000। 23,08,000 माइनस 20,000 माइनस 5,07,000, ये बैलेंस आया आपका 17,81,000 बाय कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ, देखो इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछ लेगा आपको, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे आपको, 10 नंबर के लिए था सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का। ओके अभी आपको एक क्वेश्चन करा हुआ जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पी बैलेंस शीट सब है, एडजस्टमेंट भी। अभी एक क्वेश्चन वैसे अपन ने वैसा करे तो आपको फुल फ्लेज वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पी अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, 20 नंबर के हो सकता है एग्जाम में। ओके तो ये जो 4 चैप्टर है बड़े खतरनाक चैप्टर है, इसी पे पूरा खेल है आपका फाउंडेशन। ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर नहीं करना, बाकी भी पढ़ना है। 4 चैप्टर कौन से, फाइनल अकाउंट, और जिसके बाद हमको 3 चैप्टर पढ़ना है, ये सबसे खतरनाक है चारों चैप्टर। ठीक है, तो बीइंग, अच्छा यहाँ पे सर, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 17,81,000, ये कहाँ जाता है 17,81,000 आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन में पूछा नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी हमको ट्रेडिंग अकाउंट की। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ऐसा ये इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, और ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछी भी सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 2020 की एग्जामिनेशन में। मिसिंग फिगर फाइंड आउट करें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है तो अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, ओके नाउ कम टू क्वेश्चन 26, और पढ़ाई ना बहुत अच्छे से करो। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से दिल लगा के करो, अच्छे से मेहनत करो। और क्योंकि स्कोर ना, हाँ फाउंडेशन में स्कोर लाना कोई बड़ी बात तो है नहीं अपने को, बस अपने को क्या करना है, रोज का रोज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज को अपने को रोज पढ़ना रहेगा। ठीक है, अभी बड़ी नादान उम्र है तुम्हारी, नन्ही मुन्ने बच्चे हो, अभी आप क्या बच्ची तो, अब और क्या हो, अभी 12th हुआ होगा आप लोगों का भी, है ना, तो बच्चे ही हो आप लोग। तो फाउंडेशन में उतनी मैच्योरिटी बच्चों में रहती नहीं है, लेकिन ख्वाब ना बड़े देखने में, तो अपने वक्त का याद आता है ना, जब मैं आपकी जैसा था छोटा सा, तो आपकी एज का जब था तो मुझे अब वो वक्त, अभी तो मेरे को सीए बने 10 साल से ऊपर हो गया, 2011 में सीए बना हूँ। तो वो वक्त याद आता है मेरे को, जब आपकी जैसे स्टूडेंट था, ऐसे ही मैं, आप जैसे भी मेरे को सुन रहे हो, मैं भी किसी को सुना करता था। तो उस वक्त में मगर ये एक चीज़ थी कि मैं सोचा बहुत करता था, कभी अच्छा स्टूडेंट तो रहा नहीं, मतलब मैं टेंथ तक के मेरा एकेडमिक बहुत ही बुरा था, क्योंकि बहुत शार्प स्टूडेंट तो नहीं था, एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट था इनफैक्ट 10th तक के। तो पढ़ने में दिल नहीं लगता था, साइंस था, तो साइंस ऐसे कोई बुरा नहीं, साइंस भी अपना उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ पाया कभी उसमें। तो इंटरेस्ट जब नहीं आ पाया तो वो 10th तक कोई पढ़ाई में ऐसे बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन वो होता है ना कि आप उसके बाद भी तो फिर आते हो, फिर अच्छा लगने लगा तो पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि आप भी पढ़ाई करो, और मेरे को तो अपने दिन याद आते वाले, तो मैं जब आपकी उम्र का था, जब सोचता बहुत था, सोचता क्या था, लोग मेरे रिलेटिव इसको कहा भी करते थे क्या सोचते रहता है, लेकिन मैं सोचता बहुत था, ऐसा कि सोचता बहुत था, मतलब चाहत बहुत थी कि लाइफ में बहुत कुछ करूँ, सीए करूँ, कुछ अच्छा लाइफ में ज़िंदगी में करूँ। सो बहुत सोचा करता था, लेकिन 10th तक एकेडमिक उतना स्ट्रांग नहीं था मेरा, मैंने उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था 10th तक के, मैं बहुत ही एकदम बिलो एवरेज, एकदम ही थर्ड क्लास स्टूडेंट था मैं 10th तक, जो रहते हैं सबसे कम परसेंटेज वाले, वैसा टाइप का स्टूडेंट था मेरा। 10th तक तो वैसे स्टूडेंट थे
लेकिन उसके बाद मेहनत करे तो वो कैसे मेहनत करे, किसी ने क्या फोर्स करके तो नहीं पढ़ाया होगा मुझको। ऐसा तो नहीं कि मेरे पापा ने मेरे को खूब मारे, लकड़ी मारे, खूब मारे, चल पढ़ पढ़, वैसा नहीं करे उन लोगों ने। हाँ, वो बोलते जरूर थे कि हर पेरेंट जैसा कहते हैं कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वो बोलते जरूर थे। बेचारों ने 10th तक मेरे को बहुत बोले, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि समझ नहीं आता था मेरे को साइंस। अब उसके बाद जब मैं कॉमर्स में आया बेटा, तो साइंस बुरी चीज़ नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। जिसको वो पसंद है वो करते, जिसको कॉमर्स पसंद है कॉमर्स में आते। तो लेकिन फिर कॉमर्स में आया तो कॉमर्स लेकिन मुझे समझने लगा, मज़ा आने लगा, उसमें कनेक्ट कर पाता था चीज़ों से। फिर मेरे को कभी मेरे पेरेंट्स ने डांटे नहीं मेरे को लाइफ में कि पढ़ करके। मुझे नहीं ख्याल कि कभी सीए में, आज तक मेरे को ये बोले कि पढ़ाई करने बैठ, सच कह रहा हूँ, मुझे आज तक सीए में 10th तक बोले उन्होंने, बहुत बोले, मगर मेरे को नहीं ख्याल है कि कब जब मैं सीए कर रहा था उन्होंने कभी भी मेरे को ये बोला कि पढ़ाई कर, नालायक पढ़ाई नहीं करता, उन्होंने कभी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मैंने मौका नहीं दिया उनको बोलने का। इनफैक्ट मम्मी तो ये बोलते थोड़ा रेस्ट कर ले, खाना खा ले, ठीक है, ये बोले उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि मैंने मौका नहीं दिया उनको बोलने का कि पढ़ाई कर, क्योंकि पढ़ाई उनको दिखता था कितनी मेहनत कर, तो खुद ही नहीं बोलते। अब मैं ही मेहनत नहीं करता तो वो भी डांटते ना मेरे को। मगर मैं बहुत सोचा करता था, मैं सच कहूँ ना, अपने दिल की बात कहूँ तो मैं बहुत सोचा करता था कि चलो लाइफ में ये करना है, सीए बनना है ना। तो अब आप अगर मैं बोलूँ सीए करना है, तो वो तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारी तो, मैं जब 10th तक के जो मेरा परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मेरे तो वो हैसियत की बाहर की चीज़ थी सीए। वही बात हो गई ना, जब 10th तक इतना बेकार स्टूडेंट तो कोई था। तो उसकी तो ये सोच की बाहर की चीज़ है कि तुम कैसे सीए बन सकते हो, तुम सोच भी कैसे सकते हो, तो तुमने गुनाह कर दिए बहुत बड़ा सीए। लेकिन मैं सोचा क्या डरना किसी से, वैसे ही तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किए नहीं थे 10th तक बेटा। सोचे यार चलो कुछ लाइफ में अच्छा ही करते, मेहनत करते। तो वैसे मजाक में दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त अच्छे ही होते। तो कुछ दोस्त मजाक में बोलते भी यार सीए करेगा, हंसते भी थे, वो सबने साइंस किए। मैं ही एक कॉमर्स था, मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स उसमें मैं एक अकेला हूँ जिसने कॉमर्स लिए थे, बाकी सब ने 10th के बाद साइंस ले लिए थे। मैं अकेले तो कॉमर्स में, तो मजाक से कुछ अच्छे भी जेन्युइन दोस्त भी रहते थे, लेकिन कुछ मजाक में भी बोला अरे क्या सीए करेगा, सीए करेगा। अभी ले लिया, अपने को क्या करना है उनसे, तो सीए को वो ले लिया, खूब मेहनत करे, हंसते भी थे, अभी सीए क्या करेगा ये करके। तो वैसे उनसे लड़ाई वड़ाई नहीं की कभी, लेकिन ठीक है उन्होंने बोल दिया भाई। तो फिर मेहनत करा, लेकिन खामोश रहना और मेहनत, दो चीज़ बड़ी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होती है। सीए बन भी गए ना, किसी ने कुछ अपने को बुरा बोला तो लड़ने नहीं बैठ जाया करो वहां पे, इसने ये बोला उसने वो बोला, ये तो दुनिया, आप किसी को नहीं रोक सकते। सबको हक है बोलते, आप रोक भी नहीं सकते, किसी किसी को हक है या ना हो, आप किसी को मना भी नहीं कर सकते कि भाई नहीं मेरे को बुरा क्यों, किस किस से लड़ोगे, किस किस को जस्टिफाई करोगे, किस किस को समझाओगे, अरे छोड़ो दुनिया को, किस किस को समझाते बैठोगे, है ना। एक वक्त है, इसलिए अपने काम में लगे रहो, एक वक्त आता है उनको खुद ही को समझ जाएगा, नहीं अरे बंदा सही था ये, इसको बेवजह अपन ने इतना सुना दिए। किस किस से लड़ना, किस किस से अपना समय बर्बाद करना, मेंटल प्रेशर अपने आप को देना, छोड़ो लोगों को, लोगों का काम है बोलो। मगर अपनी मेहनत में लगे रहो बेटा, मेहनत में लगे रहो, खामोशी से मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। किसी ने कभी बोल भी तो जाने दे यार, उसका काम है बोलना, कहाँ लड़ेंगे उससे, कहाँ अपना दिमाग खराब करो उस, फिर उससे वो फिर अपन। इसलिए तो मैंने कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए किसी ने कुछ बोला था अपने को। फिर वो अपनी मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। जिस दिन कामयाब हो जाओगे उनको सबको दिख जाएगा, कह रहे यार अपने स्टूडेंट के बच्चे को, ये बच्ची, ये स्टूडेंट को इतना अपन ने अपने इतना बोले कि देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ऐसा होता है जिंदगी में, आज होता है, कई बार देखता हूँ कि लोगों ने जो इतना सुना है वो ऐसा ना हो, सभी जिंदगी में अच्छा करे, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते। तो इतना लोगों ने बोले, लेकिन अपन ने उनको बोलना नहीं, अपन ने अगर सिर्फ अगर खामोश है, खामोश, और ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। अभी थोड़े से आप बच्चे हो, लेकिन ये आर्ट आपने सीख ली तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ लड़की सी, और ये सबसे गंदी आदत होती है जो ना बड़े एग्रेसिव हो जाते, किसी ने कुछ मेरे को बोला उसने, नहीं वो हट हो जाता ना, मेरे को बोला उसने, इसकी हिम्मत कैसे हुई इसको बताता हूँ। ये सब बचकानी हरकतें होती है, कहाँ लड़ोगे किसी से, किसको कहाँ उससे वो करेंगे। अपने अपने सिर्फ किस पे ध्यान दिए, पढ़ाई पे ध्यान दिए, उसको एंजॉय करे। और जब आप चीजें अचीव करने जाओगे ना, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आपका बूस्ट हो जाता है, अपने को खुद ब खुद लग जाता है नहीं यार, खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं यार कर लेंगे, कर लिए ना अपन ने, फाउंडेशन क्रैक कर लेंगे ना, फिर आपको अरे फाउंडेशन कर लिया, इंटर भी कर लोगे, इंटर क्रैक हो गया फाइनल भी कर लोगे, तो बन ही जाओगे, सीए भी बन जाओगे। लेकिन कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, मेहनत रखना पड़ता है, और डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कि किसी मतलब बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन के लिए आपके लिए रहते, लड़कों को भी स्पेशल बोलूंगा, पढ़ाई पे फोकस रखा करो। ये सोशल मीडिया पे सब पे थोड़ा बहुत, आपकी जनरेशन है मना नहीं कर सकता, लेकिन जनरेशन तो कम यूज करे उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एडिक्ट हो गया और आप सारा दिन सिर्फ सोशल मीडिया पे, कौन क्या कर रहा है अपने को क्या करना है। मेरे वक्त ये बड़ी अच्छी बात थी, जब मैं सीए बना 2011 में, उसके पहले फेसबुक आ चुका था, आई थिंक 2008-9 के आसपास कुछ आया था।
एग्जैक्टली ख्याल नहीं, लेकिन एडिक्शन में ऐसा फेसबुक वाला कुछ नहीं था कि ये इंस्टा ये सब तो था नहीं, फेसबुक था शायद, जब आपको पता भी नहीं, ऑर्कुट करके एक होता था ऐसे सोशल मीडिया वेबसाइट, वो अब है नहीं, अभी बंद हो गया, ऐसा भी कुछ था हमारे ज़माने में। तो मगर इतना ऐसा नहीं था कि उसके इतना स्मार्टफोन्स नहीं थे ना जब, तो स्मार्टफोन्स में इंसान को बड़ा एडिक्शन हो जाता है। तो स्मार्टफोन में क्या इजी एक्सेस रहता है ना, इसलिए हमारे वक्त नहीं थे इतने स्मार्टफोन, नहीं हुआ करते थे, वो नोकिया 3310 वाले के ज़माने के लोग हैं हम। तो उतना नहीं था, तो उतना ये नहीं था कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें उतना नहीं था। अब आपकी जनरेशन में ये हो गया कि सोशल मीडिया से बहुत लाइफ बहुत अफेक्ट करती है, तो वो भी बहुत होने लग गया। तो आप स्टूडेंट लाइफ में किसी से कंपेयर भी नहीं करना कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है। हर कोई की लाइफ में, मैं आपको सच बताऊं, ये जो आप देखते हैं ना इसकी लाइफ ये घूम रहा है, वो सब 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 वो चीज़ों पे नहीं जाना कि कौन क्या कर रहा है। सबकी ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस है, सबकी परेशानियां हैं, सबकी खुशी गम सब है, हर कोई की लाइफ में होता है। तो किसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके पीछे वो नहीं करना, आपने अपना फोकस करना, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आपका रहना चाहिए। देखो आप फिर कैसे धीरे 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 करके आगे बढ़ते जाओगे। और सक्सेस ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सक्सेस आती, सक्सेस आने के लिए बहुत वक्त लगता है, धीरे धीरे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हो, है ना। और जिस हालत में हो, बस एक मिनट, हाँ, जिस हाल में उसमें खुश रहना सीखो, है ना। इस हाल में मेहनत करो, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं स्टूडेंट को, बहुत अच्छा सोचो। आप ये सोचो कि आपको मर्सिडीज लेना, अच्छा सोचना लाइफ में, तो बहुत अच्छा, हर चीज़ अच्छी 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 हमको करना है। लेकिन जिस हालत में आज हो उसमें आपने खुश रहना है, क्योंकि इंसान ना ऊपर वाले ने हमको बनाया ही ऐसा है। जब आपको वो अचीव हो जाएगा ना, कि सपोज आपने बहुत बड़ा बंगला हो गया, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, आपके जो आपने कार सोचे वो कार है, आपने जो दुनिया में सोचे कि वर्ल्ड टूर करना, आप अलग अलग कंट्रीज में जाते हो घूमने, ये सब चीज़ें आपने अचीव कर भी ली। लेकिन अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप जिस जो चीज़ आपके पास उसमें खुश नहीं होते रहते हो, खुश नहीं रहते, तो वो अचीव करे बाद भी आप खुश नहीं रहोगे। फिर आपको और कुछ, अरे यार इतना ही है, अपने को तो ये करना है वो करना है, फिर इंसान खुशी नहीं रहता। फिर इंसान का नेचर ऐसा रहता है कि हमेशा वो रोते हुए ही रहता है, मतलब खुश नहीं रहता हमेशा। तो आप मेहनत बहुत करो, अचीव भी बहुत करना है, लेकिन जिस हाल में भी हो उस हाल में भी खुश रहना आना चाहिए। फिर जिंदगी में हर हर स्टेज पे आप खुश रहोगे, आज नहीं है तो भी खुश रहो, कल आएगा तो भी खुश रहोगे, फिर उससे ज़्यादा आएगा तो भी खुश रहोगे। कभी चले भी क्या ज़िंदगी में, ज़िंदगी इसी को कहते हैं, कभी आता है कभी जाता है, कभी चलेगी भी कई चीज़ें। तो इंसान अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि जो चीज़ है उसमें खुश रहने की उसको आदत रहती है। चलिए ठीक है, आ जाए अपन क्वेश्चन नंबर 26 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 26। फॉलोइंग आर द manufacturing account, creator account, trading account provided by Miss is Shivi related to 1920। अभी क्या हुआ यहाँ पे था कि आपने को उसने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया है, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट अपने को दिया है। अब वो कहते हैं देर आर सर्टेन फिगर्स मिसिंग फिगर्स इन अकाउंट में। जैसे उसने अपने को यहाँ पे रॉ मटेरियल अकाउंट भी उसने यहाँ पे दिया था। रॉ मटेरियल अकाउंट में उसने जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, अच्छा देखो उसने अकाउंट फॉर्म में दिया इसको, अरे चेंज नहीं हुआ स्क्रीन पे इस वन में, जिस वन में, हाँ ये देखो। अब उसने ना यहाँ पे आपको ये दे रखा है, रॉ मटेरियल अकाउंट दिया ना, रॉ मटेरियल अकाउंट दिया। अब उसने रॉ मटेरियल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिया है, या ब्लैंक फिगर है, मतलब आपने जो परचेज किए होंगे तो एंट्री पास होगी, परचेज टू क्रेडिट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको ये क्लोजिंग स्टॉक है। सॉरी। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते कैसे, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं ना, अभी इतने क्वेश्चन करे अपन ने, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो था रॉ मटेरियल कंज्यूम। सो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग विल बी रॉ मटेरियल कंज्यूम एनीवेज, लेकिन अपने को परचेज की भी फिगर निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक की भी फिगर इसमें निकालना रहेगा। फिर आगे अपने से कहता है वो फिर आगे कहता है क्रेडिटर्स दिया उसने, तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहाँ पे देखोगे उसने यहाँ पर अपने को 15 लाख रुपए क्रेडिटर्स दे रखा है। यहाँ पे क्रेडिटर कितने दिया इसने, यहाँ पे 15 लाख रुपए क्रेडिटर है आपका, ओके। उसके बाद यहाँ पे 22 लाख और ये 6 लाख। तो यहाँ पे अपने को कोई फिगर, यहाँ पे एक मिसिंग फिगर है, ठीक है, उसको भी अपन देखेंगे यहाँ पे 22 और ये क्योंकि परचेज टू क्रेडिटर होगा ना आपका, ठीक है, उस पर भी अपन बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसने
दिया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की अगर मैं बात करूँ तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो यहाँ से आता है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम। आप इसको ऐसे इनर कॉलम में भी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसने अकाउंट फॉर्म में दिया रॉ मटेरियल, ठीक है, टेंशन नहीं लेना उसमें। तो फिर वेजेस, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने उस इंफॉर्मेशन दिया, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख हैज बीन ओमिटेड। अब आपने कोई मशीनरी परचेज की थी 10 लाख रुपए, उसको आपने उसमें हैज बीन ओमिटेड मतलब लिखे नहीं उसको। तो मशीनरी आर चार्जेबल एट द रेट एट ए डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%, उसमें 10% डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज हाउ मच 10%। तो वो क्वेश्चन में दिया नहीं अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी, अब वो आपने मशीनरी लिखी नहीं तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करे नहीं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा अपने को। तो वो डेप्रिसिएशन जो 2 लाख है इसमें और डेप्रिसिएशन ही आएगा। फिर वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग, पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3 लाख, paid to labor at office 50,000. Direct expenses include following: electricity charges ₹80,000, of which 30% pertain to office, fuel charges ₹20,000, freight inward 35,000, delivery charges to customer, okay, 20,000. You are required to prepare revised manufacturing account and raw material. दो अकाउंट पूछा उसने, रिवाइज है क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट है, लेकिन रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ फिगर्स में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो पहले अपन ड्रॉ कर लेते, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 204। ओके, अब यहाँ पे आप पहले जो पूछा है वो ड्रॉ कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसको ड्रॉ करेंगे 4-5 लाइन का। उसके बाद रॉ मटेरियल अकाउंट, चार पांच लाइन का रॉ मटेरियल अकाउंट। उसने क्रेडिटर अकाउंट पूछा नहीं, लेकिन क्रेडिटर अकाउंट से परचेज की फिगर निकल आएगी, वो अपन वर्किंग नोट में बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद वर्किंग नोट बनाते जाएंगे आप, वन बाय वन, ओके, वन बाय वन। अब देखेंगे ध्यान से बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पर एक सेकेंड, आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, तो वो आप लिख लो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे लिखो आप पहला, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1 लाख रुपए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, गिवन 1 लाख। अब यहाँ पे क्रेडिटर अपन ने कितने का परचेस करे, क्या अपन पता लगा सकते हैं कि क्रेडिटर अपन ने कितने का, हाँ पता लगा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट पूछा नहीं, उसको एज ए वर्किंग नोट में बनाता हूँ, ये लिख ले, तो एक फिगर है ना यहाँ पे, परचेज नहीं है यहाँ पे। तो आप एक ना अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर पढ़ोगे इंटर में, वहां पर आप मिसिंग फिगर ये सब देखोगे कैसे निकालते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, जब परचेज करते हो रॉ मटेरियल क्या एंट्री पास करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो यहाँ पे क्रेडिटर को अपन यहाँ पे क्रेडिट नहीं करे ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी, ये अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन। तो 22 और 6 28 लाख यहाँ टोटल आएंगे आपकी, यहाँ 28, तो यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ 15 है, तो 13 लाख का डिफरेंस आएगा, दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स अकाउंट, इसको ड्रॉ करेंगे आप 3-4 लाइन का।
सो यहाँ पे बाय बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख। फिर यहाँ पे पेमेंट की क्रेडिटर को 22 लाख की, तो टू बैंक अकाउंट 22 लाख। क्लोजिंग बैलेंस दिया 6 लाख रुपए क्रेडिटर का, टू बैलेंस कैरीड डाउन, वो दिया आपका 6 लाख रुपए। सो टोटल हो गया 22 और 6 28 लाख, 28 लाख। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर रॉ मटेरियल जो आपने परचेज की। तो वैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है, लेकिन रॉ मटेरियल अकाउंट हम सेपरेटली इसने बताया, तो रॉ मटेरियल अकाउंट होगा, रॉ मटेरियल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ जाएगा आपका 13 लाख रुपए बैलेंसिंग, मतलब आपने कितने का रॉ मटेरियल परचेज किया था, 13 लाख रुपए की अकाउंट्स अपने को पता चल गया। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल अकाउंट में लिखो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट की, ये आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करे 13 लाख रुपए। तो अब तो अगर आपने यहाँ पे देखो दो फिगर है, आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाल ली अगर आपने, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आएगा, या रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आया आपका, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर वो आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर उसने अपने से, ठीक है, अपन एक एक करके अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाए ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये बनाए, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब आप बनाओ वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, ओके। यहाँ पे वो कहता है कि परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की हमने क्या परचेज किए थे, मशीनरी परचेज हैज बीन ओमिटेड, मतलब लिखे नहीं उसको। तो मशीनरी और चार्जेबल उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% था, मतलब आपने 10% डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो 10% डेप्रिसिएशन लगाते तो एंट्री पास होती डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी भी नहीं लिखा आपने, मशीनरी टू बैंक, वो 10 लाख उधारी में खरीदे कैश में जो भी, तो आपने मशीनरी को 10 लाख से डेबिट नहीं करे और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करे आपने उस पर 10%, दैट इज 1 लाख। तो ये जो आपका 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन ऐड नहीं हुआ, इस पे नहीं आया 2 लाख में, क्यों? क्योंकि इस पे आपने मशीनरी नहीं लिखी, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ। तो अब आप पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंस परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹10 लाख has been omitted, so depreciation omitted from being charged equals to ₹10 lakh multiply by 10%, that's come 1 lakh. So correct total depreciation, total amount of depreciation expense इक्वल्स टू 2 लाख, तो आप क्वेश्चन में दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वो, प्लस ये 1 लाख रुपए ऊपर की, तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका 3 लाख रुपए। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 3 लाख रुपए। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक एक चीज अपन लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक लाइन का स्पेस रखना वहां पे, और फिर यहाँ पे आपने लिखना 1 या 2 लाइन का स्पेस, फिर लिखना आपने टू डेप्रिसिएशन, जैसे आपको क्वेश्चन में कैसे दिखा उसने, ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम वेजेस डेप्रिसिएशन जस्ट 1, मेरे फिगर्स चेंज हो गया। तो यहाँ पे टू वेजेस आएगा, उसमें करेक्शन रहेगा टू, फिर उसने आपको वहां पे दिया डेप्रिसिएशन और डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डेप्रिसिएशन और टू एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको आपने डेप्रिसिएशन को अभी कैलकुलेट करें वर्किंग नोट नंबर 2 में। क्वेश्चन में तो 3 लाख रुपए दिया, यहाँ पे सॉरी 2 लाख दिया, अपने को 3 लाख लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1 लाख का डेप्रिसिएशन वो चार्ज हमने करे नहीं थे, तो वो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करे, तो टोटल 2 + 1 कितना हो गया 3। ये वर्किंग नोट नंबर 2 में अपन यहाँ पे लिखे। अब वो आगे कहता है अपने से सेकेंड पॉइंट, वेजेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब पेड टू फैक्ट्री वर्कर आपने 3 लाख रुपए, तो फैक्ट्री वर्कर को 3 लाख रुपए दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेड टू लेबर एट ऑफिस, अभी 50,000 रुपए उसमें आना नहीं चाहिए था। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं आना चाहिए, 3,50,000 है ना। इसमें बोलते हैं कि 3 लाख रुपए फैक्ट्री वर्कर के, तो वो सही है, मगर 50,000 रुपए वो लेबर कौन से थे, ऑफिस के थे, ऑफिस में कोई काम चल रहा होगा, तो वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट में वही खर्चे आएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो ये आया 3 लाख, ठीक है, लेकिन ये 50,000 रुपये आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी एक नोट लिखो, वर्किंग नोट नंबर 3। वेजेस वर्थ ₹50,000 will be excluded from manufacturing account as they pertain to office and hence will be charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो आपके यहाँ पे ये 3,50,000 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, यहाँ पे आप लिख लो 3,50,000 नहीं आएगा। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके, ये अपन ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस सॉरी ये अपना डायरेक्ट सॉरी वेजेस जो है आप लोगों का, ये आपका कितना आएगा, इस पे मैंने नोट लिखा दिया आपको। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था भाई, वो वर्किंग नोट नंबर 3 पे यहाँ पे लिखा दिया हूँ मैंने। तो एक्चुअल में वो 3,50,000 माइनस, जगह नहीं है, 50,000, तो इट विल कम हियर 3 लाख। कितना आएगा, 3 लाख रुपए। ओके, तो 3 लाख रुपए आएगा। क्यों 50,000 रुपए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर जैसे डेप्रिसिएशन 2 लाख था, लेकिन 1 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग से 2 + 1 ये 3 लाख है। वर्किंग नोट में अपन ने उसको बता दी। अब आगे आपसे कहता है वो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, कहता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड, अभी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 2,40,000 और इसके बारे में कुछ कह रहा है। वो कहता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹80,000 ऑफिस 30% पर्टेन टू ऑफिस, मतलब ये 80,000 का 30% पर्टेन टू ऑफिस है, तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, तो 30% ऑफ 80,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फ्यूल चार्जेस ठीक है 20,000 रुपये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड है आपका 35, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बस आपका 80,000 का 30% क्या आता है, 24,000 रुपये अपने को हटाना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्यूल चार्जेस 20,000 चार्ज करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फ्रेट इनवर्ड आपने खरीदते वक्त खर्चा करे भाई, वो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आया, फिर उसमें रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेंगे आप, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मगर डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये सेल्स से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सॉरी, ठीक है, तो सेल्स डिलीवरी आपने कस्टमर को करे, उस पर खर्चा है, तो ये 20,000 भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इट विल चार्ज टू पी। 24 और 20 ये 44,000 आपने चार्ज नहीं करना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस में, इट शुड बी चार्ज टू पीनल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो आपने जो 244 लिखे ना, इसमें से अपने को 44 माइनस करना पड़ेगा। मैं लिखा देता आपको ये चीज। ओके, सो अब आप यहां पे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, expenses to be excluded from direct expenses, expenses to be excluded from direct expenses। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सक्लूड किए थे यहाँ पे। ओके, पहला ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस,
80,000 का 30%, 24,000 जो कि आता है डिलीवरी, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्यूल और फ्रेट बराबर है। डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर 20,000, टोटल जो एक्सक्लूड करना है 44,000, टोटल एक्सपेंसेस नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस 44,000. So revised direct expenses $2,44,000 दिए ना आपको यहाँ पे उसने डायरेक्ट, 2,44,000 माइनस 44,000, ये आएगा आपका कितना, 2,00,000। फिर यहाँ पे एक नोट लिख लो, फ्यूल चार्जेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस and also freight inwards are incurred for bringing goods to factory or go down, so they are part of डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, इसलिए अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो ऑलरेडी इंक्लूड है, उसको वहां पे उसको एक्सक्लूड नहीं करे। जो एक्सक्लूड कर रहा जो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं था उसको अपने वहां पे एक्सक्लूड करे, दैट इज 44,000। तो रिवाइज आपके डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया 244 माइनस 44, दैट्स कम 2,00,000। तो अब इसको आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहाँ पे लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंस आपने कैलकुलेट करे वर्किंग नोट नंबर 4 में 2,00,000, 2,00,000। अब आप इस चीज को समझो, यहां पर आपने देखो ये तीनों चीजें लिख ली रिवाइज्ड, ये तीनों चीजें लिख ली। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट को, ये ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गई है, मगर इस 17,90,000 पर हमारे केस में नहीं रहेंगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में फर्क आ गया। क्यों फर्क आ गया, ये जो 17,90,000 पर इसमें फर्क आ गया, क्यों, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन 1,000 से बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी 1,000 बहुत सॉरी 1,00,000 रुपए से डेप्रिसिएशन बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आपका 1,00,000 रुपए से क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ 44,000 से कम किए तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 44,000 से कम हो जाएगा। आपने वेजेस को भी 50 से कम किए तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 50 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवाइज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाएंगी, अपन ये कैलकुलेट करेंगे अभी। तो एक बार आपने ये फिगर भी चेंज कर ली, ये वाली फिगर को भी रिवाइज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ले ली, क्योंकि इसमें बदलाव आया है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम में कुछ नहीं है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तीन चीजों में चेंजेस आया बेटा, तो जब ये तीन चीजों में यहाँ पे चेंजेस है तो तीन चीजों में जो चेंजेस करें उसमें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में उसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है उसको अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसमें अपन इफेक्ट देंगे तो रिवाइज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। तो जो रिवाइज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप यहाँ लिखे तो ऑटोमेटिक रॉ मटेरियल कंज्यूम बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम बैलेंसिंग फिगर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप बनाएंगे आप लास्ट वर्किंग नोट नंबर 5th। ओके, रिवाइज्ड cost of manufacturing or you can see write down in bracket revised balance to be transferred to trading account। ओके, तो यहाँ पे करंट बैलेंस जो आपका है 17,94,000। अब बताओ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या फर्क पड़ेगा, आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाओगे तो बढ़ेगा। तो डेप्रिसिएशन
जब आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो ऐड करना, कम होगा तो माइनस करना रहेगा। सो डेप्रिसिएशन चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर 1,00,000 रुपए। फिर उसके बाद आपने वेजेस को कम करे तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम होंगी आपकी। वेजेस रिलेटेड टू ऑफिस वो थे आपके 50,000। उसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस 44,000 से आपने कम किए। ओके, ऑफिस से रिलेटेड थे ऑफिस एक्सपेंसेस 44,000। आपके डायरेक्टली ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी के थे 44,000। तो आपका यहाँ पे आ गया रिवाइज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और यू कैन से रिवाइज्ड balance to be transferred. So 17,94,000 plus 1 lakh minus 50 minus 44, यार आपका 18 लाख। तो ये रिवाइज आ गए क्योंकि आपने कॉस्ट बदले ना, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बदल जाएंगे, तो आ गया 18 लाख। तो अभी 18 लाख लिखे आपने, इतने 18 लाख ठीक है, 18 लाख। अब आप यहाँ पे लिखोगे आपने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे बाय, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते, तो ये आपने फिगर लाए वर्किंग नोट नंबर 5 से 18 लाख रुपए। तो अकाउंटिंग एक इक्वेशन है, कोई भी एक फिगर आपकी बैलेंसिंग आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको ये जो फिगर है ना आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो आप निकल आएगा यहाँ पे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये जो है आपकी बैलेंसिंग फिगर 18 लाख 18 लाख माइनस 2 लाख माइनस 3 लाख माइनस 3 लाख। तो यहाँ पर यहाँ बैलेंसिंग फिगर आपकी आई 10 लाख। अब आपने 10 लाख रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आपने फिगर यहाँ पे, ये जो 10 लाख रुपए है ये आपने ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अकाउंट बनाया ना, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ पे बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, या सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अब वो वहां से आपने फिगर लाए। अब इसको समझना बेटा, एक मिनट मैं अभी यहाँ से आपने फिगर तो लेकर आ गया 10 लाख, पहले आप पूरा लिख लो फिर मैं कनेक्ट करता हूँ, घबराना मत, कुछ भी ऐसा उसमें नहीं है। तो टोटल आपका 14 लाख होगा, ये टोटल 1 और 13, 14 माइनस 10 लाख दैट्स कम 4 लाख। सो ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया आपकी बैलेंसिंग फिगर 4 लाख। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, आप ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हो ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, आप लिखते हो ना रॉ मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो अब यहाँ पे कैसे लिखते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैसे लिखते हैं आप लिखते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल्स, कैसे लिखते ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये लिखते ना, ये तो आप लिखते हो, ये लिखते, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम फिगर आ जाती। अब क्या हुआ क्वेश्चन में बच्चों, उसने ये इसको अकाउंट फॉर्म में दे रखा है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम अकाउंट फॉर्म में ये चीज दी है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ये आपने लिखे, ये परचेज आपने कैलकुलेट करे है ना, और क्लोजिंग स्टॉक अपने को और इसने रॉ मटेरियल कंज्यूम वाली फिगर, मतलब उसने अपने को रॉ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है ना। ये अगर मैं इसको इक्वेशन वाले फॉर्म में लिखूं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग।
तो ये अपने को रॉ मटेरियल कंज्यूम अपन ने यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ से निकल गई 10 लाख। ये ओपनिंग अपन ने निकाल दिया हुआ था, ये परचेज अपन ने निकाले वर्किंग नोट नंबर 1 से, तो ये अपने को क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये वही चीज़ यहाँ पर चली, वही चीज़ है बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम अपन ने निकाले, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल आई ना, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये फिगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई। लेकिन अपने को रॉ मटेरियल कंज्यूम पता चल गया, ओपनिंग पता था, परचेज निकाल लिए थे अपन ने वर्किंग नोट नंबर 1 में, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था रॉ मटेरियल का, वो अपने से यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर वो आ गई। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, और ऐसा इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन में भी एक बार इसको पूछे, तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में भी ये इस तरह के क्वेश्चन कुछ आ जाए। अब एक चीज़ ख्याल रखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, लेकिन फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन मैं इसको नेक्स्ट सेशन में लूंगा इंटेंशनली, क्योंकि इसको और इसके साथ साथ मेरे को सारे के सारे एडजस्टमेंट जो भी हमने इस चैप्टर में अभी तक के पढ़े वो एक बार में रिवाइज कराने वाला आप लोग को। तो इसीलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज वाला है, और इसके बाद अपन उस पर जो आपके जो भी एडजस्टमेंट सारे के सारे, कैसे मैंने एक नोट्स बनाया आपके कि एक सारे एडजस्टमेंट एक जगह पे लेके, वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में उसी में से मैं आपको एक बार रिवाइज करा के दूंगा, उसका पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा उसका। तो एक बार हम लोग पूरे चैप्टर के एडजस्टमेंट अपन रिवाइज करेंगे और हमारा चैप्टर नेक्स्ट सेशन में खत्म भी हो जाएगा। अब होमवर्क सेक्शन में एक चीज़ ख्याल रखेंगे, किसी स्टूडेंट ने मुझको कल मैसेज किया था, और वो सही भी कह रहा था वो, कि ये अमाउंट जो आपका कैपिटल का ना 2 लाख रुपए गलती से यहाँ पे डेबिट बैलेंस कॉलम में आ गया, वो आना चाहिए था यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कॉलम पे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, होमवर्क सेक्शन का, तो वो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो मैच हो रहा होगा, 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 3,21,000 प्लस 5 प्लस 1,20 प्लस 6 प्लस 2, हाँ 550, मैच भी हो रहा है। ठीक है, इधर का भी हो रहा है कि देख लो, 20 प्लस 150, 2,30,000, फिर 15 प्लस 10 प्लस 7, 24, 8, 12, 50, 12, अरे एक सेकेंड, 20, 1,50,000, 2 लाख, कुछ रहे तो नहीं क्या मेरे से, 30,000, 15, 10, 7, 24, 8, 12, 50, 12, अरे 538 आ रहा है ये ना, कुछ इसमें इट शुड बी 558 ना, इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये 1 लाख मैंने क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखा तो मैच हो रहा है, बट शुड बी 558 ना, 20,000 रुपये कुछ रहेगा एक, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ ये देखो, ये वेजेस यहाँ छुपा हुआ है, वही तो बोला वेजेस भाई साहब आप इधर आए, वो गलती से हुआ बेटा, ये 20,000 है वेजेस यहाँ, अब हो जाएगा प्लस 20, 550, ठीक है, तो करेक्शन कर लेंगे। एक करेक्शन है, वेजेस अंदर आ गई थी फिगर, इसको यहाँ पे लिख लो 20, और ये 1 लाख रुपए को यहाँ पे लेके चलो क्रेडिट बैलेंस कॉलम, ओके, ये करेक्शन कर लेना आपने, ओके। एक ही हो गया, तो हमारा एक चीज को ध्यान रखेंगे। अब ना आपको एक होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन में आया, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी करा ना वैसा ही है, फिगर्स अलग होंगी। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर जो अभी मैंने क्लास में सॉल्व किया, 26 सॉल्व किया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व किया ना अभी क्लास में मैंने जो सॉल्व किया अभी, क्वेश्चन नंबर 26, ये सिमिलर टू क्लास का क्वेश्चन 26 जो अभी सॉल्व किया उसी तरह, तो ये आपका होमवर्क रहेगा 26, वैसे ही है 27 अभी, सॉरी 26 में, जैसे ये 10 दिया जो कि 26 की तरह, 11th क्वेश्चन जो है ना उसको अभी हमारी, उसको भी रुक जाओ, अरे ये ऐसा भी तो क्लास में कराया मैंने आपको अभी, फिगर्स अलग हो सकती है, 2,10,000, 95, एक मिनट को, देखो इंस्टीट्यूट भी ना, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन ही 21 को उनने वहाँ पे 21 को उन्होंने वहाँ पे 2,10,000 कर दिए, बस एक एक जीरो बढ़ा दी। इंस्टीट्यूट बस इतनी मेहनत करती, जब क्वेश्चन चेंज करती ना इतनी मेहनत करती बस वो, ओके। इन्होंने यहाँ पे एक एक फिगर, ये भी लिखो, इसको भी होमवर्क, ये भी होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है ये, एक मेरे को अभी कराया ना क्लास में, क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है, ठीक है 24 की तरह, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 24, तो दोनों होमवर्क है, 10th और 11th आपको करना रहेगा, ठीक है 10th और 11th आपको करना रहेगा, तो दो होमवर्क है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करने वाले कि जो क्वेश्चन नंबर जो लेंदी क्वेश्चन है कि वो मैं करूंगा, और उसके बाद इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, और उसके बाद में आप लोग सारे एडजस्टमेंट हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे,
और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय।